दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ इसमें अपने ऑनलाइन पोर्टल में। इस जो 15वें चैप्टर की है जो सेकंड वीडियो है, इसका हम इसके अंदर जिक्र करेंगे कि भाई जो पढ़ चुके थे हम। आई होप आपने पहली वाली वीडियो सब ने देख ली होगी और सब पढ़ के भी देखा होगा तो रिलेटिव लग रहा होगा कि हाँ यार, ये बुक्स में ये भी पढ़ा था हमने, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, कुछ भी बाहर नहीं था यार। इन वीडियो को लास्ट में डालने का मेरा मकसद यही था कि भाई इन वीडियो तक पहुँचते पहुँचते आप लोग सब कुछ पढ़ जाए, मतलब सब कुछ पता चल जाए। और इतने बड़े बड़े चैप्टर देख के आप लोगों को यूँ ना हो कि यार इतना बड़ा चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। तो मैंने क्या किया कि पहले आपका जो जो बड़ा सिलेबस था वो उस सिलेबस को मैंने करवाया। और इस इतने बड़े बड़े चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, पेज पलटो तो ये भी लगेंगे ये भी पढ़ा हुआ है, ये पढ़ ईजी बनाने के लिए मैंने आप लोगों का किया है। तो भैया जो मैंने बताया, पहले बता चुका हूँ कि मैं पोषण कैसा होना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर कैसे ध्यान होना चाहिए, पहले असेसमेंट करनी चाहिए, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, फिर उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फिर उसका आउटकम का हमें इंतज़ार करना चाहिए। और फिर ये सब चीज़ें मैंने बता चुका हूँ मैं अपने पहले वाली वीडियो के अंदर। आप लोगों ने सब ने पढ़ा भी होगा। पोषण अलग अलग होता है, मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ। आपने एक चीज़ देखी होगी, गले में खराश हो तो क्या लेना चाहिए? ऐसे खराश हो तो क्या लेना चाहिए? कुछ लोगों के मेडिसिन का नाम याद आया होगा, अजीथ्रोमाइसिन कुछ ऐसा। कुछ लोगों के विक्स आया होगा ध्यान में। विक्स आया किसी के ध्यान में? विक्स क्यों आया ध्यान में? कोई बोलेगा कि विक्स ऐसा, सर विक्स ऐसा क्यों, विक्स ऐसा क्या ध्यान हो गया? कहीं लिखा हो तो नहीं हुआ कि विक्स? विक्स जो कंपनी है उसने क्या किया कि इतनी ऐड दी है, इतनी ऐड दे दी कि बार 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 ऐड दे दी, दिमाग में बिठा दिया कि गले में खराश हो, जब भी गले में खराश हो तो विक्स ले लो। ये तो कुछ लोगों के मेडिसिन के नाम में इसलिए याद आया क्योंकि आप मेडिसिन में डील कर रहे हो इसलिए। लेकिन ज़रूरी सारी दुनिया मेडिसिन में डील कर रही है, नहीं कर रही ना? तो दुनिया के दिमाग में क्या बिठा दिया कि गले में खराश हो तो विक्स लो। और बिस्लेरी पानी आता है कि भाई क्वालिटी का पानी, ऊँट को बिस्लेरी का पानी पिला दिया यार। समझ में नहीं आ रहा कि वो ऊँटों का पीने का पानी है या इंसानों का पानी, लेकिन इंसानों के दिमाग में बैठ गया कि भाई अच्छा पानी पीना, क्वालिटी का पानी पीना तो बिस्लेरी पियो। क्यों क्या बिस्लेरी ने इतनी ऐड दी है, बार बोला दिमाग में बिठा दिया है एक एक चीज़ को, मतलब फिक्स कर दिया। और सारी जैसे कि और चीज़ें क्या होगी कि कोई भी यार बड़ी कंपनी का नाम लो कि 2-3 कंपनी आई थी, जैसे शूज़ लेके आने तो नाइकी एडिडास के लेके आओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐड इतनी तकड़ी से दे दी कि भाई जूते तो एडिडास नाइकी के आते हैं ऐसा। और किस चीज़ की बोरो प्लस, बॉडी लोशन, पॉन्ड्स, होठ फटके तो वैसलीन लगा लो, ये तो सबको पता है। ये तो मतलब ये क्यों उनसे ट्रीटमेंट होता नहीं होता मुझे नहीं पता, बट दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं क्योंकि उन्होंने बार बार बोला है। तो मैं भी आप लोगों बार बार क्यों बोलता रहता हूँ क्या आपके ना दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ें कि यार पढ़ना ज़रूरी है, उम्र मायने नहीं रखती, पढ़ना ज़रूरी है, उम्र मायने नहीं रखती, पढ़ना ज़रूरी है, उम्र मायने नहीं रखती। आई रिपीट, पढ़ना ज़रूरी है, उम्र मायने नहीं रखती। तो मायने क्या रखता है कि मेरी वीडियो भी चल रही है नहीं चल रही, कहीं मेरी वीडियो नहीं चल रही हो। मुझे यार मतलब आज तीसरी बार मेहनत ख़राब हो रखी मेरी यार। मैं ये बातें ना तीसरी बार बोल रहा हूँ और बड़ी बात है कि खुद से ही बोल रहा हूँ मैं, कोई सुन ही नहीं रहा था। अब चल रही है वीडियो, शुक्र है। बहुत दिक्कत आती है यार ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने में। अब बात आती है यार कि 21वां जो चैप्टर है ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, 2 पेज का है कि क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट एड प्रतीक के एक नेम प्लेट, उचित प्रकाश, मतलब फर्स्ट एड देते वक्त हमें क्या होना चाहिए। फर्स्ट एड यार एक जिम्मेदारी है। पहली बात, अगर मैं किसी इंसान को फर्स्ट एड दे रहा हूँ तो मेरा काम उससे 100, 200, 300, 400 रुपये लेना, तो चलो फ़ीस ले रहे हो आप लोग, मुझे उससे कोई फ़ीस की बात भी नहीं कर रहे हैं। बट उसको फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट एड मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट जो उसकी लाइफ सेविंग का काम करता है। लाइफ सेविंग मतलब उसकी जीवन बचाने का काम करता है। लाइक इंजरी होगी, हेड की इंजरी होगी, सर फट गया एक्सीडेंट में, थोड़ा बहुत या ऐसा हो गया तो उसमें खून ब्लीड हो रहा, बहुत ज़्यादा खून बह जा रहा है। हमने क्या करना है?
उसको एक ऐसी पोजीशन पे रखना है जहाँ ग्रेविटी फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स बल है वो ना लगे, उसकी वजह से ब्लड कम आए। पहली चीज़ देखो, बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी हमने, और ये सब है ना सेकंडों में होता है। ऐसा नहीं होता कि 5-10 मिनट, ऐसा नहीं, सेकंडों में हमारे दिमाग को अलर्ट रखना चाहिए, अलर्ट। उसको उस पोजीशन में रखेंगे और फिर उसके आसपास की सफाई करेंगे, और फिर उसके घाव को साफ़ करेंगे। घाव को साफ़ करने के बाद क्या होगा, फिर उसको अच्छे मतलब सेटेलाइज जो अपनी फर्स्ट एड की पट्टियाँ होती हैं और होती हैं, उसके घाव को रोकेंगे। अगर ज़्यादा है तो एक बस स्टिचेस भी दे सकते हो आप, ठीक है ना। टेम्परेरी स्टिचेस होते हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं, वो स्टिचेस दे सकते हो, ताकि जब बड़े हॉस्पिटल में जाए वहाँ तक इसकी ब्लीडिंग रुक जाए, वो जाके बाद उन स्टिचेस को खोल के अंदर की जो इंजरी थी उसको ठीक कर दो, ऐसा होता है। तो इसमें क्या करना होगा आप लोगों को, ये सब सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मैंने गलती कर दी, यहाँ देखो मैं फर्स्ट एड कर रहा हूँ और मैंने गलती क्या कर दी, या तो मैंने उसको मतलब पहली गलती उसके खून को नहीं रोक पाया, उसकी पोजीशन ही गलती की जिसकी वजह से खून बह ही जा रहा, ये बहुत खतरनाक है। चलो भाई, ये भी मैंने सुधार दी। फिर मैंने गलती क्या कर दी कि जो मैंने जिस चीज़ से कॉटन से या पट्टी से साफ़ किया वो साफ़ नहीं थी, बहुत ही गंदा कपड़ा था, उसी के साथ उसको घाव रोक दिया। कितने कीटाणु हैं यार उसके ऊपर, कितने कीटाणु हैं कपड़े के ऊपर, आपके हाथ के पे शायद कितने कीटाणु हो सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो घाव में पस बनने के चांसेस उतने हैं, जितना मतलब घाव क्लीन नहीं होगा तो पस बनने के उतने ही चांसेस हैं, और भी बीमारियां फैल सकती है। फिर क्या होगा कि आपने रेफरल देने में देर कर दी, रेफ़र नहीं किया अपने बड़े हॉस्पिटल में, तो ये भी एक नुकसान है। देखो, फर्स्ट एड देने वाला कहने को तो कि उसने पट्टी की है, सिर्फ पट्टी की है, लेकिन अब मैं आपको एक एक चीज़ गिना रहा हूँ और आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही होंगी। तो सोच के देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड देने वाला इंसान कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप सोच के देखो। और इस चैप्टर के अंदर ये है सब चीज़ें, ठीक है, कि भाई उचित प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन, ये सब सारी चीज़ें उसको भी यार नॉलेज होनी चाहिए, वेंटिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आईसीयू की नॉलेज होनी चाहिए, अगर एम्बुलेंस में जो भी इक्विपमेंट है उनकी सब नॉलेज होनी चाहिए। मोस्टली फर्स्ट एड की ड्यूटी फर्स्ट एडर होते हैं, जो उनकी ड्यूटी कहाँ लगती है, एम्बुलेंस में लगती है कि भाई आप एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होती है एक एम्बुलेंस ड्राइवर और एक फर्स्ट एडर, ठीक है, भागे जाते हैं। फर्स्ट एडर का क्या काम होता है कि भाई उसको जितनी ठीक कंडीशन हो उसको उतनी जल्दी उसको लेके आओ या हॉस्पिटल में लेके आओ, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर है। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर किसी व्यक्ति के सामने आ जाए, ये नॉलेज होनी चाहिए हमें कि भाई स्ट्रेचर पे कैसे बैठने का। स्ट्रेचर होता है लंबा, आप सोच रहे हो यार ये स्ट्रेचर क्या होता है, बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। भाई जो भूल गया है वो मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखे, दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा मैंने, और डायग्राम भी मैंने साथ में दिए थे कि स्ट्रेचर होता है क्या, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देखो यार आप लोग। मेज़ कुर्सियाँ, टेलीफोन, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए उसको। मेज़ कुर्सियाँ क्यों ध्यान रखें, आप सोच रहे हो यार मेज़ कुर्सी का क्या काम है। मेज़ कुर्सी इसलिए ध्यान है कि मुझे जहाँ पे मैं फर्स्ट एड कर रहा हूँ, मुझे वहाँ हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मरीज़ को चोट ना लग जाए जब वो घूमे वहाँ से उठे, या फिर मेरे को शायद यूज़ करना पड़ सकता है कुर्सी या मेज़ पे बिठाना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं है। एक एक नॉलेज हमें सारी चीज़ों की होनी चाहिए। आपातकालीन जितने भी इमरजेंसी फ़ोन नंबर हैं, चाहे वो पुलिस का है, फायर का है, या किसी का भी हो, दिमाग में रहनी चाहिए। आसपास लोकल जो कंट्रोल रूम है, पुलिस थाने हैं, लोकल पुलिस थाने, उनके नंबर हमें ध्यान होना चाहिए सब, अगर आप काम कर रहे हो तो। और आप सोच रहे हो यार इनकी अब तक तो ज़रूरत पड़ी नहीं, इनकी ज़रूरत ज़िंदगी में 2 या 3 बार ही पड़ती है। पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, शायद ना भी पड़े, और शायद पूरी ज़िंदगी में 2 या 3 बार ही ऐसे काम करने का आपको मौका मिले। तो 2 या 3 काम जब भी आप काम करने का मौका मिलेगा, या एक बार भी करने का मिलेगा, वो एक मौका आपको महान या फिर बर्बाद कर देगा। अगर उस मौके पे आपने स्टैंड ले लिया तो आप महान हो, नहीं लिया तो आप ख़राब हो, नाम के डॉक्टर हो, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सॉरी, डॉक्टर तो हम नहीं बोल सकते, असिस्टेंट या जीडीए या फिर फर्स्ट एडर बोल सकता हूँ आप लोगों को। प्राथमिक चिकित्सा किट होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की जो किट होती है वो सारी किटें होनी चाहिए। किट में जो सारे सामान होना चाहिए, और ये नहीं है किट में ही पट्टियाँ नहीं है या कॉटन नहीं है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। परीक्षा दीपक होना चाहिए, कंबल और तकिए के साथ चिकित्सा परीक्षा सोफ़े, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर लिख रखी हैं यार। बेसिन की गर्म और ठंडे बहते पानी से धोएं, ठंडे बहते पानी से हमेशा गाँव, ये सच है कि बहते पानी से गाँव धोना चाहिए, उससे अच्छा होता है, ठीक है। अजावनी बनाने वाला पदार्थ, स्ट्रेचर, कार्य, ये अरे सब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट 21वें चैप्टर में ये वाले पॉइंट सारे पढ़ने, बहुत इजी पॉइंट है। और
प्राथमिक चिकित्सा किट पर सामग्री मुख्य रूप से मतलब क्या क्या होना चाहिए? 4x4 दूंद बेड गाँव की सफाई के लिए। ये भाई क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? चिमटी, कैंची, मसाला, नाखून कतरनी, जैक, चाकू, बांस, दस्ताने, थर्मामीटर, रासायनिक गर्म पैक। यार ये सब चीज़ें आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। पट्टी वट्टियाँ क्या क्या होना चाहिए ये पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। ये इसी लेवल तक तो आ चुके हो ना अब, इतना कुछ सीख के कि भाई फर्स्ट एड में क्या क्या सामान होना चाहिए पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो पढ़ लेना चाहिए, और पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो पूछ लेना चाहिए। बट पूछोगे कब? जब आप लोग पढ़ने का ट्राई करोगे। ऐसा नहीं कि रात को 10 बजे फ़ोन कर रहे हो कि सर इसका मतलब क्या था। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही यार सिंपल है। बीमारियों के लिए ड्रग्स कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट की ड्रग्स जैसे एलर्जी के लिए टैबलेट सिट्राजिन, या हेडेक के लिए सेरिडॉन, एस्प्रिन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हार्ट बर्न के लिए टैबलेट सिरप डाइजिन होनी चाहिए। नेजल के लिए ये सब चीज़ें ना इन्होंने बता तो दिया कि भाई कौन कौन सी किस चीज़ के लिए क्या क्या ड्रग्स होनी चाहिए। इसके अंदर आप पढ़ भी रहे होंगे और देख भी होंगे। बट एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, सिर्फ वही मेडिसिन रखनी है जो फर्स्ट एड में यूज़ हो उसके, ठीक है। और ये नहीं है कि आप कुछ भी रख रहे हो इस सर्टिफिकेट के बेस पे, ऐसा नहीं होगा। और रूल तोड़ोगे तो कोई किसी का नहीं है भाई, ठीक है। आपके अपने भी नहीं है, आपको ही पता है इस चीज़ का। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस दिन आपने रूल ब्रेक कर दिए, कुछ भी ऐसा ड्रग्स सप्लाई कर दी जो बिल्कुल ही गैर कानूनी, तो आपके अपने भी साथ नहीं आएंगे। अपने मीन्स घर वाले नहीं कर रहा, मेरे रिश्तेदार नहीं कर रहा, आपके साथी जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी नहीं साथ में खड़े होंगे भाई जिस दिन आपने गलत कर दिया। छोड़ इन सब चीज़ों बातों की। भाई FIR से पहले दर्ज की गई सूचना। देखो भाई एक होता है कि भाई FIR का मतलब क्या है, जो हम पुलिस को फर्स्ट रिपोर्ट देते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। वो मायने पुलिस में क्यों मायने रखती है? अब आप सोच के देखो कि पुलिस में क्यों मायने रखती है। क्योंकि सारी कार्रवाई उसके बेस पे चलती है, और जो भी ऑन द स्पॉट की जो सिचुएशन होती है उसमें इंसान सच ही बोलता है, सर मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बाद में तो वकील घुस जाते हैं, वकील अलग अलग राय देते हैं, नहीं है आपने कोर्ट में ऐसा बोलना है, बेशक ना भी हुआ वो सब चीज़ें बोलनी है, दूसरा वकील आपको ब्लेम करेगा। बट FIR क्या होती है कि ऑन द स्पॉट की जो साइकोलॉजी बनाई गई थी उसके अंदर ये बोला गया था कि भाई ऑन द स्पॉट जो इंसान करंट सिचुएशन में जो बोलेगा ना, लगभग 80% वो सही होगा। FIR में लगभग सही होगा। 20% ही मुश्किल से दिमाग यूज़ करते हैं, वो भी पुलिस वाले जब देर कर देते हैं ना, 4-4 5-5 घंटे लगा देते हैं। तो 4-5 घंटे मिल जाते हैं तो फिर वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो अपनी फील्ड में MRI क्यों, सॉरी MRI कह रहा हूँ, FIR क्यों ज़रूरी है, क्यों इसके बारे में आप लोगों को इसके अंदर मैं बताऊँगा ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई FIR क्या होती है, हमारी लाइन में FIR क्या ज़रूरी होती है। देखो भाई सबसे पहले क्या क्या फर्स्ट एडर होता कौन है? एक राहगीर इंसान होता है जो आते जाते इंसान की जब चोट लग जाती है तो उसमें वो उसकी सहायता करता है, ठीक है। और सहायता करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। पहले बहुत सारी दिक्कत थी जो सबसे पहले हेल्प कर रहा उस इंसान के लिए। मैं बताऊंगा उसके इंसान के लिए पहले दिक्कत क्या थी, फिर भारत सरकार ने उसकी दिक्कतें कम की है। पहले क्या दिक्कत होती थी कि भाई जो हेल्प कर रहा है, लाइक किसी का एक्सीडेंट हुआ है और मैंने उसकी हेल्प की है तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, तो मेरी जवाबदेही बहुत होती थी, मेरे को पुलिस के चक्कर बहुत काटने पड़ते, मुझे गवाही तक देनी पड़ती थी, ये करना पड़ता था वो करना पड़ता था। क्योंकि उसमें ना पता हेल्प करने वाला ही फंस जाता था कई बार, तो कि भाई शायद इसी ने ठोका होगा रात के वक्त में, ऐसा वैसा कुछ हो सकता था। तो जो जिसकी मैंने मदद की है, मदद लेने वाला भी शायद हेल्प करने वाले पे आरोप लगा दे कि भाई उसको तो पता ही नहीं है रात को कौन ठोक गया उसको तो क्या करेगा यार, थोड़े बहुत पैसे वसूल लूँ, चलिए इंसान उठा के लेके आता, इस पर केस ठोक। ऐसे इंसान हैं अब अपने इंडिया में है, ये अपनी इंडिया की खासियत है। मैं तो सौभाग्य मानूँगा कि ऐसे प्राणी हैं अपने इंडिया में कि मदद करने वाले पे ही पैसे ले रहे हैं वो। छोड़ो इन बातों को। और तो इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया कि पीछे से अभी 4-5 साल पहले किया कि भाई जो भी एक्सीडेंट करने वाले इंसान की मदद कर रहा है या हॉस्पिटल तक लेके जा रहा है या फर्स्ट एड दे रहा है, वो अपनी मर्जी से, उसको ठीक लगेगा तो पुलिस को बयान देगा, उसको ठीक लगेगा तो अपनी पहचान बताएगा, उसको ठीक लगेगा तो कोर्ट में गवाही देगा। मतलब उसकी दिक्कतें लगभग ख़त्म कर दी कि भाई आप सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाने वाले बनो यार, आपको कोई मतलब
पुलिस की कार्रवाई झेलनी नहीं पड़ेगी या पुलिस का ऐसा कुछ भी चक्रों में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट एड होती है ना, पहले दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं है। अब राहगीरी में एक चलते फिरते इंसान किसी को भी दिक्कत हो रही है तो हम उसकी हेल्प पे बेसोच कर सकते हैं। तो पहला सबसे काम है क्या काम होता है सबसे पहले कि भाई हुआ क्या है, ये सबसे हम पहले पता करेंगे। ठीक है, भाई हुआ क्या है। कहीं ये ना हो कि आप कहीं जा रहे हो और आपको लगा कि यार एक्सीडेंट हो गया, चलो भागो भागो हेल्प कर दो, मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन आपको बाद में पता चले कि जो इंसान साइड में पड़ा था उसको मलबे में से निकाला है, कोई बिल्डिंग दब गई थी, गिर गई थी, उसमें उसके अंदर से निकाला है। देखो दोनों इंजरी बहुत अलग है ना, बहुत अलग है। एक तो कुचलना, एक ठुकना, बहुत अलग अलग है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि भाई हुआ क्या है। उसके बाद अपनी वही असेसमेंट करोगे, वही फिर प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करोगे। आपको याद आ रहा है वो सर्कल पिछली वीडियो का, याद आ रहा होगा भाई, असेसमेंट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर अपना प्लान बनाओगे, फिर इम्प्लीमेशन करोगे, फिर आउटकम का वेट करोगे। ये सब सारी चीज़ें आप करोगे। और कॉल करेंगे ऑब्वियसली, आसपास जो भी हॉस्पिटल होगा या प्राइवेट गवर्नमेंट होगा उसके पास हम फ़ोन करेंगे। लापरवाही नहीं दिखाएंगे किसी भी चीज़ में। सबसे उसके बाद क्या करेंगे, रक्तस्राव जो खून बह रहा है उसको रोकेंगे। सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी है, इनकी पोजीशन को हम सही देखेंगे है कि नहीं, इनमें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। कई बार रीढ़ की हड्डी में पीछे एक्सीडेंट में बहुत तगड़ा पेशेंट होता है, बहुत बार बोलता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी पीठ ठुक गई थी, मेरी पीठ में लग गया था, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाएगी, पैरालिसिस भी हो जाता है पेशेंट। ठीक है ना, मैं वो देख लेता हूँ यार वीडियो, बहुत डर लगता है यार कि वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, तो चल रही है नहीं चल रही है। कई बार मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ यार अपने आप से कि यार किसके सामने बोल रहा हूँ, कोई है ही नहीं, इस बंद कमरे में कोई है ही नहीं, एक वो कैमरा लगा उसके सामने बोल रहा हूँ, तंग हो जाता हूँ यार, कोई है ही नहीं सुनने वाला। फिर एकदम से मेरे को ना सबके चेहरे जितने भी हैं, चारों पाँचों बैच के जितने ना, मतलब सबके चेहरे मेरे चेहरे आँखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगते हैं कि यार हाँ क्यों नहीं है, इन सबको तो पढ़ा रहा हूँ मैं, जितने मेरे जो चेहरे घूम रहे हैं इन सबको तो मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर क्या करना चाहिए, जवाबदेही निर्धारित करनी, जवाबदेही हमें निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि भाई मैंने ये किया, मैंने फर्स्ट एड में ये किया। पहले हमने उसका खून रोका, फिर उसके सर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, बॉडी सब की पोजीशन हमने सेट की है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि भाई जवाबदेही निर्धारित करने की, मैंने फर्स्ट एड में ये किया। बट हमें बताना पड़ेगा, हमें एक्चुअली बताना पड़ेगा कि फर्स्ट एड में मैंने क्या क्या किया है, ना ही किसी कोर्ट को, ना ही किसी पुलिस वाले को, हमने उसको बताना पड़ेगा जिस हॉस्पिटल में हम अपने पेशेंट को, बड़े हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, उस डॉक्टर को क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि यार वो बड़ा ट्रीटमेंट करने वाला है, अब उसके लिए हेल्प हो जाएगी, उसको मतलब देखने की जरूरत, मतलब आधा जो पौना घंटा बच जाएगा उसका कि भाई अब इसका अच्छा ये भी हो गया, एक आप लोग आते ही बता दो, 5 मिनट लगेंगे, सर इसको ये हो रखा है, इसको ये हो रखा, मैंने ये वाला ट्रीटमेंट कर दिया। तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई चलो अब इसको ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, अब इसका ये सामान निकाल दो। कितना टाइम बचेगा, मतलब उसकी लाइफ बच गया। हमें सिर्फ टाइम पे फोकस करना, टाइम बचाने वाले सारी काम हमें करनी पड़ेगी। सिर गर्दन को हिला के रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, उसका मतलब सांस ले रहा नहीं ले रहा तो मुंह से मुंह उसको पुनर्जीवित करेंगे या फिर CPR देंगे। ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं यार। ठीक है, फिर बुखार क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाता है, 37 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो 98 मतलब 97 98 जो भी अपना फ़ारेनहाइट होता है उससे, अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया तो उसको बुखार है। उसका तापमान सही नहीं है, उसका BP भी सही नहीं होगा। अगर तापमान बढ़ जाता है तो BP भी बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार BP कैसे बढ़ जाता है। पानी की नली है, ठीक है, सर्दियों में ये प्लास्टिक की होती है, सर्दी इसके ऊपर गिरती है। ठीक है, और ये क्या होगी, टाइट नहीं हो जाती सर्दियों में। आपने देखा होगा कि नली है जो वो टाइट हो जाती है उसके अंदर। अब ये बाहर अगर ये टाइट है तो इसके अंदर बहने वाली चीज़ें बड़ी मुश्किल से बहेंगी, प्रेशर नहीं बना पाएंगी। ठीक है, और बट अगर गर्मियाँ हैं, गर्मी पड़ रही है, ये इसके ऊपर गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, नरम है, पानी का प्रेशर भी उतना तेज़ है, जितनी नरम होगी उतना पानी का प्रेशर तेज़ होगा। अब इसको अपनी पूरी बॉडी में लगा के देखोगे, आपकी बाहर अपनी बॉडी है, ये ब्लड वेसल हैं, ठीक है, जिसमें खून की नलियां हैं। जितनी गर्म होगा शरीर ये उतनी ही नरम होंगी, उतना ही BP हाई होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जितने चांसेस होंगे
तो बीपी हाई होगा, मतलब बुखार में है तो उसको बीपी हाई होने के चांसेस बहुत मिलते हैं हमें। क्यों मिलते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा ना। इससे देसी तरीके से, इससे आसान भाषा में मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है। बहुत आसान भाषा में सिखा रहा हूँ ना, बहुत प्रैक्टिकल छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इससे आप समझ सकते हैं बुखार का, शरीर का तापमान लेना। तापमान कैसे लेंगे यार, इसने तो बता रखा है कि तापमान कैसे लेंगे, शायद आप लोगों को पता भी है, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ पका लेना। तापघात, तापघात क्या होता है, हीट स्ट्रोक। अगर बॉडी एकदम से हीट होगी, एकदम से पूरी बॉडी एकदम गर्म होगी, जैसे कि ये मोस्टली प्रॉब्लम आती है रेसलर में, वेट लिफ्ट करने वाले जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं ना, वैसे वेट उठाते हैं 300 किलो, 400 किलो करते हैं, तो उनकी हीट इतनी बढ़ जाती है कि खानों में से खून निकलने लगता है, या उनको हीट स्ट्रोक आ जाता है, या फिर मतलब उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। और बॉडी में एकदम हीट अप होगी तो शायद लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि दिमाग की नसें फट गई। वो उनको नहीं पता, इन सब बीमारियों के नाम का नहीं पता, अपने को पता है बीमारियों का बीमार क्या होता है। ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इतना हाई हो गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो गिव अप कर गया, ब्रेन गिव अप कर गया, भाई अब नहीं हो रहा, संभल नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। हीट हार्ट से नहीं हुआ तो हार्ट फेलियर हो गया, तो तापघात होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। पीठ दर्द है, पीठ दर्द अगर एक्सीडेंट में पीठ दर्द हो रहा है तो उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो जाए, उसकी पोजीशन सही बनाएंगे, पीठ की पोजीशन सही बनाएंगे। अगर पैरालिसिस हो गया तो फिर रिकवरी 3 से 4 महीने ले लेंगे, 5 फिर तो वही हो गया ना, धक्के खाओ पेशेंट को ले लेके कि भाई वहाँ झाड़ा लगा रहा है, वो जाते ही ठीक कर देगा, एक बारी में ठीक कर देगा, ऐसे कर देगा वैसे, पता नहीं क्या क्या सुनने में आता है। दमा की दिक्कत है, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है, और वो कुछ सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि भाई मतलब हम अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही तो हम क्या क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि हम क्या क्या करेंगे। मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को जितना छोटा उसको उतना छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि भाई मेरे को मतलब आप लोगों को बार बार बताना ना पड़े कि क्या करना है क्या करना है। तो इन सब चीज़ें के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। घात जनित बीमारी, ये बीमारियाँ भी यार कुछ नहीं है, ठीक है। अगला और इस चैप्टर का आखिरी चैप्टर है जी, CFT, ब्लीडिंग, पास, इंसेक्ट बाइट्स, फलाना दिखड़ा वगैरह, स्नैक बाइट, डॉग बाइट। जब इन चीज़ों में हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। ये जितने भी जानवर अगर कोई काट लेता है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, आप लोग करते भी आ रहे हैं, और मैं दोबारा तो बस याद ही दिलाऊँ आप लोगों को हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में मतलब बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और मैं आप लोगों को बता दूंगी। बहुत सिंपल सा चैप्टर है लेकिन बहुत नॉलेज वाला चैप्टर भाई है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 23 जो अपना चैप्टर है 15वां चैप्टर है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 23 है। इसको पढ़ना बहुत वजह से क्या होता है, कटौती क्या होती है, सब चाह कट जाना, ठीक है। खून बह रहा तो उसको रोको यार, ये मैं बताने की जरूरत नहीं क्यों रोकना है, कैसे रोकना है। खून बह रहा है तो उसको रोकना ही रोकना है। ये होता है बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे कि बर्न, जल गया, कोई इंसान जल गया, ठीक है, तो इसको 3 डिग्री में हम मापते हैं। जलने को 3 डिग्री में, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी। पहली डिग्री में कोई फफोले नहीं होते, जो फफोले हो जाते हैं ना वो नहीं होते, हाथ लगाने से सफ़ेद हो जाता है वो, बट जलन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, स्किन पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन कौन से केमिकल यूज़ कर रहे हैं, केमिकल मीन्स कौन कौन सी ड्रग्स दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं। बर्न्स की जो जला हुआ है उसकी साइट हमें देखनी, जगह हमें देखनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि मतलब चेहरे पे जला हुआ और आप ऐसे वैसे ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चेहरे पे निशान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें वो वाली ड्रग्स यूज़ करनी जो मतलब उसकी निशान बहुत जलने के निशान कम से कम रहे। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ड्रग्स के यूज़ किया जाता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई कौन कौन सी ड्रग्स की कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अरे अभी तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हो ना, सर बहुत थका दिया यार, तुम डायरेक्ट बताओ कि चेहरे पे है तो कौन सी ड्रग्स लगाएं, कंधे पे तो कौन सी ड्रग्स लगाएं। भाई मैं क्यों बताऊँ, मैं जो सिलेबस में वो बताऊँगा, क्या बताऊँ उसका रिजल्ट आपको ना आए। अब मैं आपको बोल दूँ कि भाई सर में दर्द है तो नवरत्न तेल की मालिश किया करो, आप करने लग जाओ और आपको रिजल्ट ना आए तो आप मेरा गला पकड़ लोगे, सर आपने तो बोला था। भाई मैं इसलिए किसी चीज़ का कोई नाम नहीं लेता, आपके जो बुक्स में है वही बता रहा हूँ। दूसरी डिग्री का होता है, उसके अंदर जो अपनी स्किन की जो सेकंड लेयर होती है वो जल जाती है, तो उसमें सूजन भी होती है, फफोले भी होते हैं और बहुत सारा दर्द भी होता है, बहुत सारा मतलब सेकंड लेयर में लगभग 90% लोग मरने के चांसेस। अगर ज़्यादा बर्न है दो चीज़ों की पूरी बॉडी का जितना भी है उसका हम काउंट करते हैं भाई कितने परसेंट जल गया, 80% जल गया, 60% जल गया,
या 50% जल गया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें सब सारी जो 3rd डिग्री का होता है उसमें जो नसें होती हैं वो तक जल चुकी होती है, तो वो जल जाती हैं, तो फिर पेशेंट को क्या नहीं होता, दर्द का पता नहीं चलता, क्योंकि यार नसें ही मर गई, उसको दर्द को दिमाग तक पहुंचाने वाली चीज़ें अगर जल चुकी है तो फिर उसको दर्द का अभाव रहेगा, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो हाई डिग्री, लो डिग्री, मिडिल डिग्री, ये सब इनको हमने काउंट किया। कीट के काटना और डंक का काटना, कोई भी कीट है, कोई भी पतंगा, उसने अपना काट लिया तो सबसे पहले क्या होगा, एलर्जी फैलाएगा, दाफड़ भी हो जाएंगे पूरे शरीर में, ऐसे गोल 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 ऐसे दाफड़ हो जाएंगे, या स्किन रेड हो जाएगी, या उसमें खुजली बहुत आएगी, या फिर जलन बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें खतरनाक होती हैं अगर कोई भी कीट काट लेता हमें तो। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं है, और इसके अंदर साफ साफ लिख रहा है कुत्ते काटने का क्या करेंगे, कुत्ते के घाव को हल्की चोटों से, मामूली चोटों, मतलब देखेंगे भाई कितना डीप काटा उसने। इंजेक्शन लगते हैं, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, पेट में भी लगते थे, या मतलब फिर गवर्नमेंट 7 पे आ गई, या 5 पे आ गई, या 3 पे भी आ रखी है। अब डिपेंड करता है कुत्ते की कंडीशन, अगर कुत्ता पागल था तो 7 लगेंगी। ठीक है, कुत्ता अगर काटने के बाद 14 दिन के अंदर मर गया तो शायद 9 इंजेक्शन भी लग जाएँ। कुत्ता ठीक ठाक है, कुत्ते को कुछ नहीं हुआ है, घाव भी ठीक ठाक, तो 3 इंजेक्शन लगेंगे। ठीक है, इंट्राडर्मस ये वाले स्किन वाले लगते हैं, ये शोल्डर पे इंजेक्शन लगते हैं, ये सब चीज़ें। और घाव को हम जितना हो सके उतना खुला छोड़ते हैं हम कुत्ते जो काटते हुए घाव को, क्योंकि यार उसमें ना पस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो खुले में मतलब नहीं फैलेंगे, क्योंकि वो बंद जाएगा, वो अगर पट्टी या कॉटन से जब वो बंद जाएगा तो वहाँ घाव ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। उसको जितना हो सके उतना खुला हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यार ब्लड ही रोकेंगे, ब्लड रोकने के लिए शायद हमें 1-2 बारी पट्टी करनी भी पड़ जाए, बट उसके बाद हम उसको खुला ही छोड़ते हैं। और घाव को 2 से 3 बारी डिटॉल से धोते भी हैं हम, डिटॉल साबुन से या और भी किसी एलिमेंट से हम उसको धोते हैं। सांप का काटना, वही सांप का काटना अब केसेस बहुत कम हो रखे हैं। सांप के पहले होते थे, खेतों में बहुत सारे सांप होते थे, लोग खेतों में बहुत ज़्यादा काम करते थे, खेतों में वो काम करना कम कर गए, सांप भी बहुत कम हो गए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर सांप काट गया जैसे कि मेरे इधर हाथ पे काट गया, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा हाथ है भाई, हाथ बड़ा अजीब सा है, चलो सांप ने काट लिया, अजीब है तो क्या हो गया, काट लिया। ठीक है, अगर यहाँ काटा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इधर एक टाइट कपड़ा बांधूँगा, पूरा टाइट, जितना टाइट हो सकता उतना बांधूँगा, कि भाई ये वाला जो जहर है या वेनम है वो खून से आगे ना जाए। तो मैं ये बहुत ज़्यादा कपड़े साइड टाइट बांध दूँगा इस चीज़ को, ताकि ये खून आगे ना जाए। इस साइड से भी बांध दूँगा, ठीक, इस साइड से मैंने इसको बांध दिया, मतलब उसका होगा, मैंने उधर ही रोक दिया। तो फिर एक छोटा सा बहुत मतलब साफ ब्लेड लोगे, बिल्कुल साफ ब्लेड लोगे, जहाँ भी सांप की जो कट है ना उसको हम ब्लेड से कट कर देंगे। ब्लड आएगा, थोड़ा सा ब्लड आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम कट कर देंगे, ताकि जो जहर जहाँ से फैल रहा है उसको हम कट करेंगे। बहुत डीप है ये काम, ठीक है, बहुत सारे समझ में भी नहीं आता, समझ में तभी आएगा जब उसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं किसी को सांप को नहीं कटवा सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, कपड़ा बांध दो ब्लेड के साथ, उस मांस को हल्का सा अलग कर दो। ठीक है, कोई बात, हमारे मांस दोबारा आ जाएगा, मांस में कोई टेंशन मत लो आप, हल्का सा, कहीं ये ना हो कि हड्डी तक पूरा यूँ त्रिकोण ही बना दिया यूँ पूरा, ऐसा नहीं करना, हल्का सा ऊपर से स्किन को हटा दोगे ब्लड के साथ। तो उपचार में तुरंत भाई फ़ोन करें, आसपास फ़ोन करें, और करें जहाँ भी एक्सपर्ट बैठे हैं उनके लिए फ़ोन करें। हर चीज़ का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें यार, फर्स्ट एड में सबसे मायने रखती है आपकी नॉलेज, आपकी हड़बड़ाहट। फर्स्ट एड देने के लिए आपके पास है 7 से 8 मिनट, ठीक है, 7 से 8 मिनट में आपने अगर फर्स्ट एड दे दी, अच्छी बात है, नहीं दी तो पेशेंट मर जाएगा। आपकी 7-8 मिनट ये सारी नॉलेज मांगती है, कहते हैं लाइफ का एक्सपीरियंस जोड़ देती है फर्स्ट एड, सच में भाई। अगर इमरजेंसी किसी के पास भी आती है तो वो लाइफ का एक्सपीरियंस जोड़ देती है, कि वो अब क्या करें क्या ना करें। मैं अपना एक्सपीरियंस देख लेता हूँ कि भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही है, अरे वाह वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही है, होने दो, बहुत सही है, बहुत सही है। तो भाई आप लोग ये चैप्टर पढ़ा है तो इसके बाद एक वीडियो और आएगी, और वो लास्ट वीडियो होगी, पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं समझाऊंगा। अगर व्हाट्सएप पे नहीं समझा पाया तो अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्या पता आपकी प्रॉब्लम का मैंने उस वीडियो के अंदर जिक्र कर रखा हो, ठीक है ना। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहें, और अगेन थैंक यू, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे इतना प्यार दिया यार, मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आपके प्यार की बदौलत से मैं इसे बंद कमरे में अकेले आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद, जय भारत।